गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम एन टू फिक्सेशन के बारे में पढ़ रहे थे और एन टू फिक्सेशन की क्रियाविधि को हमने स्टार्ट ही किया था, तो आज हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो एन टू फिक्सेशन की क्रियाविधि में मैंने आपको बताया था कि सहजीवी एन टू फिक्सेशन के दौरान जो मूल गुलिकाओं में लैग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं उनकी उपस्थिति से आगे फिर एन टू फिक्सेशन होता है। तो मूल गुलिकाओं में इस तरह से एन टू फिक्सेशन का स्थल होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसके संश्लेषण का नियंत्रण राइजोबियम जीवाणु के निफ जीन द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम एन टू फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजिनेज के संश्लेषण का नियंत्रण किससे होता है? ये होता है राइजोबियम के निफ जीन द्वारा। राइजोबियम के निफ जीन द्वारा किसका संश्लेषण होता है? ये होता है नाइट्रोजिनेज का। अब नाइट्रोजिनेज में क्या क्या है? नाइट्रोजिनेज में अगर हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात करें कि वो कौन से तत्वों का बना होता है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये बना होता है प्रोटीन प्लस मोलिब्डेनम प्लस फेरस तत्वों का। प्रोटीन, मोलिब्डेनम और फेरस तत्वों का ये बना होता है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो मुक्त नाइट्रोजन को एटीपी की सहायता से अमोनिया में बदल देता है। हम क्योंकि क्रियाविधि पढ़ रहे हैं तो मुक्त जो नाइट्रोजन है उसको किस में बदल देगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम एटीपी की सहायता से वो बदल देता है अमोनिया में। तो यह एंजाइम मुक्त N2 को एटीपी के सहयोग से किस में बदलेगा? अमोनिया में बदल देता है। ठीक है, अमोनिया में बदल देता है। यह एंजाइम मुक्त N2 को एटीपी के सहयोग से अमोनिया में बदल देता है। अब इसकी अगर हम समीकरण देखें तो किस तरह से लिखेंगे हम? इसके अंदर देखिए एटीपी का उपभोग हो रहा है, साथ ही साथ अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो ये हो जाती है N2, ये यहाँ पर आएगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो ये 2NH3 यानी अमोनिया के कितने बन गए? 2 बन गए, प्लस 16 ADP, सॉरी यहाँ पर ATP भी है, 16 ATP। ठीक है, तो 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फास्फेट, क्लियर, और साथ ही साथ हाइड्रोजन। ठीक है, H2 भी इसमें बाहर निकलती है। तो अमोनिया का निर्माण तो हो चुका है। अब आगे क्या होगा? इस अमोनिया का निर्माण होने के बाद इस अमोनिया से आगे एमिनो एसिड का निर्माण किया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? गुलिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, गुलिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, मुक्त नाइट्रोजन, उसको आगे अमोनिया में बदला गया है। अब अमोनिया से आगे एमिनो एसिड का निर्माण होता है और फिर ये जो एमिनो एसिड है उसको फिर कोशिकाएं अपने काम में लेती हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए आगे कि अमोनिया बन चुकी है। अब अमोनिया से आगे क्या होगा? अमोनिया का उपयोग किसमें किया जाता है? अमोनिया का उपयोग किया जाता है एमिनो एसिड बनाने में। देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये समीकरण लिख देता हूँ। इसमें क्या है कि मुक्त नाइट्रोजन है, ठीक है, 16 ATP इसमें खर्च होती है। वैसे तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है बोरिस, इसने 1966 में ये कहा था कि नाइट्रोजन के एक अणु को NH3, या हम ये कह सकते हैं कि एक युग्म इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए 4 ATP की आवश्यकता होती है।
इसलिए नाइट्रोजन के एक अणु को अमोनिया के 2 अणुओं में बदलने के लिए या अपचयित होने के लिए 12 एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुल कितने एटीपी चाहिए? 12। लेकिन ये 4 एटीपी और एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी मुक्त हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या है? साथ में हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये आगे नाइट्रोजिनेज की उपस्थिति में फिर आगे क्या बना लेगा? ये बना लेगा 2NH3 प्लस H2 प्लस ये हो गया 16 ADP और इसके बाद 16 I। यानी इस तरह से ये हम समीकरण इसके अंदर बता सकते हैं जिसमें अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया आगे एमिनो एसिड में बदलेगी। तो एमिनो एसिड में बदलने के लिए सबसे पहले क्या होगा? अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से क्रिया करती हैं और ग्लूटामिक एसिड बनाती है, ग्लूटामिक एसिड बनाती है जिससे अन्य एमिनो एसिड का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं अमोनिया एसिमिलेशन या अमोनिया का स्वांगीकरण होगा। ठीक है, तो अमोनिया का स्वांगीकरण जब होता है इस दौरान जो NH3 और देखिए N2 फिक्सेशन के दौरान क्या बना? N2 फिक्सेशन के दौरान बना है NH3। ठीक है, वह NH4 भी बनता है, अमोनियम भी बनता है। ये दोनों पादपों के लिए क्या होते हैं? विषाक्त होते हैं। ये दोनों क्या हैं? ये पादपों के लिए विषाक्त होते हैं। तो इस अमोनियम या अमोनियम को क्या करेंगे? इनको कार्बनिक एसिड से संयुक्त कर एमिनो एसिड में बदला जाता है। क्योंकि ये दोनों तो विषाक्त हैं तो इनको फिर क्या करेगा कि कार्बोनिक एसिड के साथ संयुक्त करके फिर आगे किस में बदला जाता है? एमिनो एसिड में बदला जाता है। एमिनो एसिड में बदला जाता है। ठीक है, NH3 और NH4 सीधे तौर पर पौधों के काम नहीं आते हैं। तो यह जो एसिमिलेशन है ये 2 समीकरण या 2 प्रक्रियाओं से संपन्न होता है। कौन कौन सी प्रक्रिया है वो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला आता है इसमें रेड्यूसिंग एमिनेशन यानी अपचयनशील एमिनीकरण। पहला क्या है इसमें? नंबर 1 ये अमोनिया का स्वांगीकरण देख रहे हैं हम। तो पहली प्रक्रिया इसमें क्या है? अपचयनशील एमिनीकरण। इसके अंदर जो NH4 है वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ क्रिया करता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ क्रिया करता है और इस दौरान NADH का सहयोग होता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा भी तो चाहिए। तो ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेज जो ग्लूटामिक है या ग्लूटाम है, ग्लूटामिक लिख देते हैं। ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में क्या बना लेता है? ये ग्लूटामिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? ग्लूटामिक एसिड बना लेता है या ग्लूटामेट भी जिसे हम कहते हैं। और जल और NADP है, जो NADP है वो बाहर निकल जाते हैं, H2O प्लस NADP। तो ग्लूटामिक एसिड बन चुका है। अब आगे क्या होगा? दूसरी प्रक्रिया में क्या होगा? दूसरी प्रक्रिया जो है इसकी वो है ट्रांस एमिनेशन की। ट्रांस एमिनेशन, ठीक है, वी एमिनीकरण जिसे हम कहते हैं या पार एमिनीकरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पार एमिनीकरण। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? पार एमिनीकरण कहेंगे। यहाँ पर हम देखें ग्लूटामिक एसिड बन चुका है। अब क्या होगा इसमें? अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसमें अब क्या होगा कि ग्लूटामिक एसिड एक तरह का मुख्य एमिनो एसिड है और जिसमें NH2 यानी एमिनो समूह का ट्रांसफ़र अन्य एमिनो एसिड पर ट्रांस एमिनेशन से हो जाता है। तो ट्रांस एमिनेज एंजाइम इन क्रियाओं को प्रेरित करता है। किस तरह से देखें हम? कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण हो जाता है एमिनो एसिड के एमीन समूह का। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एमिनो एसिड के एमीन समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है,
देखिए कैसे, तो ये तो हो गया एमिनो डोनर, यानी ये हो गया एमिनो, ये इस तरह से होगा NH3, ये हो गया एमिनो दाता, ठीक है, क्योंकि NH2 जो ग्रुप है वो यहाँ से निकलेगा, जो एमीन समूह है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें एमिनोग्राही है, तो ये हो जाता है इसमें एमिनोग्राही। ये हो गया इसमें एमिनोग्राही। ये तो हो गया एमिनोदाता, ये हो गया एमिनोग्राही। तो इसमें देखिए अब यहाँ से एमीन जो है वो यहाँ चला जाएगा और कीटो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसको हम जब देखेंगे, ऊपर बना देता हूँ दोबारा से, पहली तो हमने देख ही ली अपचयनशील पार जो एमिनीकरण है उसमें ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा, और ग्लूटामिक एसिड बाद में क्या करता है वो देखें हम, ठीक है। ये हो गया R1, ये तो हो गया एमिनो दाता, ठीक है। एमिनो समूह कहाँ से निकलेगा, इससे ही निकलेगा। और ये हो गया एमिनो ग्राही, ये हो गया एमिनो ग्राही, क्लियर। अब यहाँ देखें हम आगे क्या बनेगा, तो आगे जो है प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी जहाँ पर एमिनो था वहाँ तो कीटो आ जाएगा, और जहाँ कीटो था वहाँ चला जाएगा एमिनो। तो देखिए इस तरह से ये हो गया, यहाँ पर आ गया कीटो समूह आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाता है इसमें एमिनो समूह। तो ये तो हो गया कीटो समूह और ये हो गया एमिनो। तो इस प्रकार से इसके अंदर ट्रांस एमिनेशन पार एमिनीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें, ट्रांस एमिनेशन के द्वारा लगभग 17 प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण किया जाता है, और एमिनो एसिड जो है पादपों में प्रोटीन के संरचनात्मक क्रिया है, या हम ये कह सकते हैं प्रोटीन के निर्माण की क्रिया में ये सारे एमिनो एसिड प्रमुखता से भूमिका निभाते हैं। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन होते हैं, और बाकी सब एमिनो एसिड का निर्माण इन्हीं दो एमिनो एसिड के निर्माण पर निर्भर करता है। जो एस्पार्जिन और ग्लूटामिन है, इन दोनों एमिनो एसिड पर अन्य एमिनो समूह का प्रतिस्थापन होने से फिर आगे जो आगे के एमिनो एसिड है उनका निर्माण होगा। तो एमिनो अम्ल के हाइड्रोक्सिल समूह को NH2 यानी एमिनो समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।